हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका लक्ष्य सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण की प्रक्रिया। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, आज हम लोग जानेंगे कि वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता कितने प्रकार के होते हैं तथा आर्द्रता का वर्षण से क्या संबंध है, इसके बारे में बारी बारी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं वो समझेंगे। इसके अंतर्गत आर्द्रता, आर्द्रता के प्रकार कौन से होते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। ये क्या है, इसमें जलवाष्प की मात्रा के आधार पर इसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, इसी के आधार पर संघनन की क्रिया होती है। संघनन में भी हिमांक बिंदु क्या होता है, उषांक बिंदु क्या होता है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं, तथा 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर कोई ऐसी वायु संघनन होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, उषांक बिंदु। उसमें क्या होता है, उषांक से तात्पर्य जब वर्षा के जल के बूंदे के रूप में जब संघनन की क्रिया होती है तब उसे हम उषांक बिंदु बोलते हैं, तथा जब हिमकण के रूप में वर्षा की क्रिया होती है तब उसे हम हिमांक बिंदु से न्यूनतम तापमान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेशन, वर्षण की क्रिया क्या होती है, वर्षण के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया शामिल होती है। देखिए, वर्षा और वर्षण में अंतर होता है। वर्षण के अंतर्गत हमें हिमपात, स्नोफॉल या ओलावृष्टि, जितने भी ये सारी क्रियाएं होती है, कुहासा वगैरह, वर्षण के अंतर्गत ही वर्षा को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, वर्षा उसे कहते हैं जब जल के बूंदों के रूप में, जब धरती पर जल के बूंदों के रूप में गिरती है तब उसे हम क्या बोलेंगे, वर्षा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे बादल। बादल कैसे बनते हैं, संघनन के माध्यम से बादल का प्रतिरूप कौन कौन सा होता है, बादल कितने प्रकार के होते हैं, स्वरूप के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वरूप के आधार पर देखेंगे कि पछाप में क्या होता है, कपासी में क्या होता है, स्तरी में क्या होता है और वर्षा में क्या होता है। इसमें भी देखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा किसके कारण से होती है, कौन से वाले मेघ के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होता है। इसमें भी ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन सी ऐसी दशाएं उत्पन्न होती हैं जिससे वर्षण की क्रियाएं होती है, तथा वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। साथ ही किन किन क्षेत्रों में वर्षा कैसा होता है, कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगा, कहाँ पे न्यूनतम वर्षा होगा, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, तथा कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, ये आगे वन बाय वन हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्द्रता होता क्या है। आर्द्रता को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता, आर्द्रता से तात्पर्य वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, तो इसका मापक क्या है, आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं, तथा इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति घन मीटर। ग्राम प्रति घन मीटर अर्थात एक आयतन क्षेत्र में जितने वायु में जितने जलवाष्प की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आर्द्रता, आर्द्रता के अंतर्गत हम लोगों ने एक वर्ड समझा, जलवाष्प। ठीक है, ये यही डिसाइड करती है कि किस प्रकार के जलवाष्प में कैसी आर्द्रता होगी। सापेक्षिक आर्द्रता में जलवाष्प की क्रियाएं कैसी होंगी, निरपेक्ष आर्द्रता में जलवाष्प की मात्रा कैसी होगी। ठीक है, इसी के आधार पर डिसाइड होता है कि संघनन क्रिया वहाँ पे कैसी होगी और वर्षा का प्रतिरूप कैसा होगा। इसी के माध्यम से पता चलेगा कि कुहासा कहाँ पे बनेंगे, तथा वर्षा कहाँ पे होगा, तथा हिमपात कहाँ पे होगा। ठीक है, तो जलवाष्प के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जलवाष्प क्या होता है। ये जलवाष्प है, देखिए जल का तीन स्वरूप होता है, जल का तीन स्वरूप होता है। एक तो लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है जिसे जल कहते हैं, तथा इसी का गैसीय स्वरूप, गैसीय स्वरूप क्या होता है, जलवाष्प। गैसीय स्वरूप क्या होता है, जलवाष्प होता है। ठीक है, इसी का ठोस स्वरूप क्या होता है, बर्फ होता है। ठीक है, इसी का ठोस स्वरूप होता है वो बर्फ होता है। जब जल से ठोस बनने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं हिमांक।
हिमांक, हिमांक बिंदु अर्थात वैसा न्यूनतम तापमान जिस पर तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु। जैसे 0 डिग्री से कम पर कोई टेम्परेचर ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जब होगा तो उसमें क्या होगा? हिमांक बिंदु उसे ही कहते हैं, जिससे जल का ठोस में परिवर्तन हो जाता है, जहाँ पे जल बर्फ के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसे ही हिमांक बिंदु कहते हैं। इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तथा बर्फ से जब लिक्विड फॉर्म में परिवर्तन होता है इसे हम बोलते हैं गलनांक। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। वैसा न्यूनतम तापमान जब बर्फ से जल के रूप में परिवर्तित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु का गलनांक बोलते हैं। ठीक है, गलनांक की क्रिया द्वारा बर्फ का स्वरूप जल में परिवर्तित होता है। जल से गैस में जब परिवर्तन होता है इसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन द्वारा जल का गैस में प्रतिरूप होता है, तथा गैस से जब जल में परिवर्तन होगा तब इसे हम बोलते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, तो इतना तक हम लोग जाने कि बर्फ क्या है? जल का ही एक स्वरूप होता है। जल की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो लिक्विड फॉर्म में जल कहा जाता है, गैसीय फॉर्म में जलवाष्प बोला जाता है, तथा जल का ही ठोस स्वरूप क्या होता है? बर्फ होता है। तो जलवाष्प हम लोग मेनली इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जलवाष्प, क्योंकि इसका चर्चा आर्द्रता में हुआ है। वायुमंडल में हमने पढ़ाया था कि वायुमंडल में 3 प्रकार की चीजें होती हैं। एक गैस होता है, धूलकण होता है, तथा अन्य राख पदार्थ वगैरह भी होते हैं। ठीक है, जिसमें वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगभग 0 से 4% तक होती है। यह एक अस्थायी प्रकार की गैस होती है। यह अस्थायी प्रकार की गैस होती है। अस्थायी से क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टेम्परेचर के अनुसार इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर जब पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा में क्या होती है? कमी होती जाती है। साथ ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो उसमें भी क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा में कमी आनी शुरू हो जाती है। इसका विस्तार सर्वाधिक पृथ्वी के धरातल पर, सर्वाधिक पृथ्वी के सतह के नजदीक सर्वाधिक देखने को मिलता है, यानी लगभग 2 किलोमीटर तक इसका विस्तार सर्वाधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प कैसे प्रभावित करता है? यह तो एक अस्थायी प्रकार की होती है, जहाँ पे विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में क्या होगा? इसका विस्तार ज़्यादा होगा। विषुवतीय क्षेत्र में ज़्यादा होगा, तथा ध्रुवों की ओर कम होता जाएगा, कम होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में यह 4% तक पाया जाता है, तथा यह एक अस्थायी प्रकार की गैस होती है। अस्थायी इसलिए क्योंकि ये ध्रुवों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। साथ ही ऊंचाई के साथ भी जलवाष्प की मात्रा में प्रभावपूर्ण निगेटिविटी आती है। जैसे पृथ्वी के सतह के नज़दीक में जलवाष्प की मात्रा में अधिकता पाई जाती है, साथ ही ऊंचाई पर इसकी जलवाष्प की मात्रा में क्या होती है? कमी पाई जाती है। सर्वाधिक सघनता कहाँ पे पाया जाता है? 2 किलोमीटर तक। ठीक है, अब देखेंगे जलवाष्प वायुमंडल में कहाँ से प्राप्त होती है। तो जलवाष्प के स्रोत कौन कौन से हैं? जलवाष्प के स्रोत, ठीक है, जलवाष्प के स्रोत मुख्यतः तीन जगहों से होता है। एक तो होता है महासागरों से, जिसमें सर्वाधिक होता है 84%। दूसरा होता है
महाद्वीपों से, ठीक है, जिसके अंतर्गत होता है तालाब, झरना, झील, नदियाँ आदि, जितने भी जलकुंड हैं वहाँ से इसके द्वारा प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत 16% रखा जाता है। एक और क्रिया होती है जहाँ पे वनस्पतियों की सघनता होती है। वनस्पतियों की सघनता जहाँ पे होगी, वनस्पतियों की सघनता जहाँ पे होगी वहाँ पे भी जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है, जलवाष्प की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा जो जलवाष्प की क्रिया होती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जब सूर्य की किरणें इन पौधों पे पड़ती है, इन पेड़ों पे पड़ती है, तो ये क्या करते हैं? ये पेड़ अपने जड़ से कैपिलरी प्रोसेस के माध्यम से ये नीचे से भू सतह से क्या करेंगे? अपने यहाँ पानी सोखेंगे तथा ये ऊपर जब इस पर सूर्य का टेम्परेचर पड़ेगा तो ये बाहर वायुमंडल में ऐसे जलवाष्प मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य का होना। ये क्रिया कब होगी? दिन में सर्वाधिक होगी, ठीक है। तो इसे हम लोग ये जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन तथा जलवाष्प की क्रियाएं अत्यधिक कब होती है? एक तो ग्रीष्म ऋतु में होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? सूर्य की किरणें क्या होती हैं? कर्क रेखा पे लंबवत होती हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, यानी विषुव की स्थिति में, वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिससे क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही जब कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें होती है, जब ग्रीष्म अनात होता है, ठीक है, जब उत्तरायण होता है सूर्य का, तब वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? टेम्परेचर की प्राप्ति ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में किसके माध्यम से पहुंची? इन क्षेत्रों से। इसके सोर्स क्या है? महासागरों से, महाद्वीपों में उपस्थित जलीय क्षेत्र जितने हैं वहाँ से, तथा वनस्पतियों के माध्यम से भी जलवाष्प की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब ये किस क्रिया के द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है? तो एक होता है प्रोसीजर, जलवाष्प के प्रक्रिया, ठीक है। इसके अंतर्गत होता है, एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसमें क्या होता है? वाष्पीकरण के द्वारा जल क्या होता है? जल पे टेम्परेचर जब पड़ता है तो संवहन के माध्यम से ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। सेम वाष्पोत्सर्जन ही उसी का प्रतिरूप होता है जो वनस्पतियों के माध्यम से वायुमंडल में जलवाष्प का निक्षेप किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद से हम लोग जानेंगे, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमेशा निरंतर चलते रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया महासागर, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? जब टेम्परेचर पड़ता है, जब सूर्य की किरणें इन जलीय क्षेत्रों पर ऐसे पड़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती हैं? वायु गर्म होकर, यहाँ के जलीय क्षेत्र गर्म होकर क्या होती है? हल्की होती हैं, और ये निरंतर ऊपर की ओर ऐसे गति करती है, ऐसे। यही वायु की छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं? वायु के साथ ऐसे ऊपर उठती हैं, और कुछ ऊपर जाकर क्या होती है? संघनन होती है। ये संवहन की क्रिया हो गया, ठीक है। ये ऊपर जाती हैं, फिर ये हल्की होती है, यहाँ पे हवाएं हल्की होती हैं, ऊपर जाने पर इनमें विस्तार होता है, विस्तृत होती हैं। यहाँ पे क्या होगी? हवाएं विस्तृत होंगी, जिससे क्या होगा? हवाएं ठंडी होगी, हवाएं ठंडी होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, तापीय ह्रास दर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, उसे ही तापीय ह्रास दर कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से वायुमंडल में ऊपर की ओर गति करते हैं या ऊपर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? तापीय ह्रास दर होता है कितना? प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अर्थात 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई जाती है, जिसके कारण
हवाएं क्या होती हैं, ऊपर ठंडी होती हैं। हवाएं ठंडी होकर क्या होती है, यहाँ पे धूल कण होते हैं, वायुमंडल में क्या होता है, धूल कण होते हैं, ठीक है। उसी से ये लिपट कर संघनन होती है, संघनन की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। संघनन की क्रियाएं होती हैं, और ये संघनन की क्रिया कहाँ पे होती हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक के चारों ओर लिपट कर ये वर्षा के बूंद के रूप में, वर्षा के बूंद के रूप में एकत्रित होती हैं, एकत्रित होती हैं, ठीक है। जब यही संघनन इस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाती है तथा वायु क्या होता है, संतृप्त हो जाता है, जिसके कारण से ये क्या होती है, जल का स्वरूप धारण कर कर जल स्वरूप में भारी होने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वर्षा कराती हैं, पृथ्वी पर वर्षा कराती हैं, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसीजर होता है, वर्षा कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा, वायु का गर्म होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो वायु किसी आर्द्रता वाले जगह पे है जहाँ पर जल की सघनता ज़्यादा है, जल की अधिकता पाई जाती है, अगर उस क्षेत्र में लंबवत किरणें पड़ती हैं तो क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होती हैं और संवहन क्रिया के माध्यम से क्या होती है, ऊपर उठती हैं। ऊपर जाने पर वहाँ पे क्या होती है, फैलती हैं, तथा वहाँ पे क्या होती है, हवाएं ठंडी हो जाती हैं, और ठंडे होकर वहाँ पे क्या होती हैं, इकट्ठे हो जाती है, संघनन हो जाती है। संघनन होने के लिए क्या होता है, आर्द्रताग्राही नाभिक, जिसके अंतर्गत वायुमंडल में हमने बताया था कि धूल कण होते हैं, धूल कण होते हैं, पराग कण होते हैं, परागकण होते हैं, तथा धुएं होते हैं जो कल कारखानों से निकलते हैं आदि। इन्हीं के इर्द गिर्द क्या होती हैं, ये लिपट कर, जैसे लिपट कर वर्षा के बूंदों के रूप में ऐसे बड़े होते जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी हो जाती हैं। जब यही भारी हो जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर निरंतर रूप से गिरती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम वर्षा कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम वर्षा कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक प्रोसीजर समझा। इसके लिए अब नेक्स्ट हम लोग ग्राफ से समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, ये हो गया धरातल, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, हवाएं गर्म होगी, हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, फिर हवाएं ऊपर उठती हैं, इसके बाद से क्या होता है, हवाएं ऊपर उठने के बाद ठंडी होती हैं, ठंडी होती हैं, हवाएं ठंडी होने के बाद हवाएं ऊपर उठती हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोसीजर होता है, तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है। इसके बाद क्या होती है, हवाएं ठंडी होती हैं, हवाएं ठंडी होती हैं, हवाएं ठंडी होने के बाद संघनन होती है, हवाएं संघनन होती हैं, संघनन के बाद होती है, इसके बाद से क्या होता है, यही जब संघनन होती है तो जल के छोटे छोटे कण या हिम के छोटे छोटे कण मिलकर ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम बादल कहते हैं। बादल का स्वरूप बनता है, अलग अलग बादल बनते हैं, ठीक है। यही बादल क्या होता है, वर्षा के रूप में वर्षण कराता है, जो पृथ्वी पर वर्षा कराता है और फिर से महासागरों में ऐसे पृथ्वी के धरातल पर जल पाई जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जल चक्र का, इसे ही क्या कहा जाता है, जल चक्र। जल चक्र।
अर्थात जल चक्र हम किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह से जब जल संवहन की क्रिया के माध्यम से हल्की होकर ऊपर उठती है, हल्की होने पर ऊपर उठने के बाद क्या होता है? तापमान में कमी होता है। तापमान में कमी होने के बाद क्या होता है? हवाएं ठंडी होती हैं। हवाएं ठंडी होने के बाद क्या होती है? संघनन होती है। संघनन की क्रिया के बाद से क्या होता है? बादल का निर्माण होता है। बादल का निर्माण होने के बाद जब इसमें क्या होते हैं? संतृप्त की क्रियाएं होती हैं। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? 100% हो जाता है, तब हवाएं क्या होती है? संतृप्त हो जाती हैं। और संतृप्त होने के बाद क्या होते हैं? वर्षा के माध्यम से फिर से पृथ्वी के सतह पर वर्षा के माध्यम से जल अवस्था में पृथ्वी गिरती हैं। ठीक है, ये एक पूरा चक्रीय स्वरूप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र। यह पृथ्वी पर हमेशा निरंतर चलते रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ना जल की कमी पाई जाती है और ना ही जल की अधिकता पाई जाती है। यह हमेशा निरंतर चलते रहता है। वहीं पे मानव जब गतिविधि ऐसा होता है, जब वायुमंडल में मानव प्रदूषक जब प्रवेश करा दिया जाता है, इस जल चक्र में प्रभावित करती है, जिससे क्या होता है? ये जल चक्र का प्रतिरूप क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पे बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है और कहीं पे सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जाने। अब इसके बाद से हम लोग समझेंगे आर्द्रता के कौन कौन से रूप होते हैं। ठीक है, आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता के प्रकार, तो सबसे पहले है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, इसका अर्थ होता है वायु में उपस्थित वायु में कोई भी वायु है उसमें जितना जलवाष्प की मात्रा होगा उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह जलवाष्प की मात्रा का संबंध सीधा टेम्परेचर से होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अगर वहाँ पे उस क्षेत्र में जलीय अवस्थाएं हैं, जलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होगा? जलवाष्प का मात्रा में भी क्या होगा? अधिकता पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका संबंध क्या है? तापमान से है। ठीक है, जहाँ पे सर्वाधिक तापमान होगा, तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ जलवाष्प या निरपेक्ष आर्द्रता भी क्या होगा? सर्वाधिक पाया जाएगा। यानी विषुवत रेखा पर, हम लोग को पता है कि विषुवत रेखा पर क्या होती है? सूर्य लंबवत होती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी होती है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ पर पड़ता है? विषुवत रेखा पर। और ध्रुव पर क्या होता है? सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने से क्या होता है? वहाँ पे टेम्परेचर की प्राप्ति कम होती है। साथ ही वहाँ पे बर्फ की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण से एल्बिडो भी ज़्यादा होता है। इस कारण से भी क्या होता है? सूर्यताप की प्राप्ति कम होती है, जिसके कारण से वहाँ पे क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता में भी कमी पाई जाती है। तो निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता में कमी पाई जाती है। ठीक है, साथ ही पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक सघनता कहाँ पे होता है? 2 किलोमीटर तक, अर्थात 2000 मीटर तक। ठीक है, यहीं पर सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। यानी क्षोभ मंडल के सबसे निचले वाले जो सतह है ना, वहीं पे सर्वाधिक सघनता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया निरपेक्ष आर्द्रता। एक होता है सापेक्षिक आर्द्रता, एक होता है सापेक्षिक आर्द्रता। इसका एक इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ग्राम प्रति घन मीटर। एक होता है सापेक्षिक आर्द्रता।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इससे ये भी जाहिर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, मतलब ये क्या होता है, तुलनात्मक रूप से देखा जाता है। ठीक है, इसके नाम से भी पता चलता है कि ये किसी से रिलेट करके देखा जाता है। रिलेट इन द सेंस कि पहले तो क्या होता है, वायु में उपस्थित, इसका शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर, उसी ताप पर उस वायु का आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उस वायु का आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अर्थात इससे एक फॉर्मूला निकलता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी वायु का आर्द्रता सामर्थ्य की मात्रा। ठीक है, गुणे 100। इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिशत में होता है। एक लाइन ये भी लिख लेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है यानी इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में जाने। यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आर्द्रता सामर्थ्य। ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य से आशय है ऐसे टेम्परेचर पे, जैसे देखिए यहाँ पे समझेंगे, आर्द्रता सामर्थ्य से आशय है आर्द्रता सामर्थ्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, मतलब किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर वायु के जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, इसका सीधा संबंध किससे होता है, टेम्परेचर से होता है। इसका सीधा संबंध, इसका सीधा संबंध ताप से होता है, तापमान से होता है। अर्थात कहने का आशय क्या है कि जितना ज़्यादा तापमान होगा, जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ही आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगा, उस वायु का आर्द्रता सामर्थ्य में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है,
तो हम लोगों ने जाना कि आर्द्रता सामर्थ्य किसे कहते हैं, किसी निश्चित तापमान पर वायु के जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य का उपयोग किसमें होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उस वायु का जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता ही क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जब भी ऐसी क्रियाएं होगी, जब भी RH फैक्टर यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होगी तभी वर्षा संतृप्त होगा तथा वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति होगी। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझेंगे। जैसे देखिए, किसी निश्चित तापमान, यहाँ पे फॉर्मूला में देखते हैं, अभी हमने देखा, मान लीजिए यहाँ पे तापमान 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, वहाँ पे जलवाष्प मान लीजिए जलवाष्प 10 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जलवाष्प 10 ग्राम है तथा आर्द्रता सामर्थ्य इसका आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, 20 ग्राम है। ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता 20 ग्राम है तथा वहाँ पे उपस्थित कितना है, 10 ग्राम है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, जलवाष्प जितना प्राप्त है तथा उसमें सामर्थ्य कितना है, 20 गुणे 100 प्रतिशत करने के लिए 10 दूना 20 50, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 50% क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे तापमान क्या होते हैं, तापमान में बढ़ोतरी करते हैं, तापमान में बढ़ाकर क्या करते हैं, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जलवाष्प अभी कितना है, 10 ग्राम है। जब हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। अभी हम लोगों ने आर्द्रता सामर्थ्य में पढ़ा था, तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितना मान लें, आर्द्रता सामर्थ्य कितना हो गया, मान लेते हैं 20 से बढ़कर 30 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, 10/30 गुणे 100 बराबर 33.1/3%। यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तापमान में बढ़ोतरी करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या असर पड़ रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर क्या है, तापमान 20 डिग्री लिए थे तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या था, 50% था। यहाँ पे क्या है, तापमान हम 24 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है, 50 से कम होकर 33% लिया जा रहा है। अगर हम लोग तापमान में कमी करते हैं, जैसे तीसरा कंडीशन, तापमान कम करके कितना कर लेते हैं, 24 से हम लोग कर देते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे जलवाष्प कितना है, जलवाष्प को कांस्टेंट करके हम लोग 10 ग्राम मानते हैं तथा आर्द्रता सामर्थ्य क्या हो जाएगा, आर्द्रता सामर्थ्य में भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि तापमान से इसका सीधा संबंध होता है। तापमान में कमी किया गया है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी क्या होगा, आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 20 से कम हो गया, मान लेते हैं 10 ग्राम। ठीक है, तब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, 10/10 गुणे 100, यानी यहाँ पे क्या होता है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे तापमान में अगर हम बढ़ोतरी करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है, कमी पाई जाती है। ठीक है, तापमान में अगर हम कमी करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या, बढ़ोतरी होता है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष इससे क्या निकलता है, तापमान बढ़ने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है, कमी होती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होती है, कमी पाई जाती है। वहीं तापमान में कमी करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है, बढ़ती है। ठीक है, यहीं पर जब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वायु की
उषांक बिंदु या वायु संतृप्त हो जाता, वायु संतृप्त हो जाता है तथा इसके बाद से क्या होता है, ये वर्षा के रूप में वर्षण की क्रिया होती है, वर्षण की क्रिया होती है। अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी के प्रतिशत को देखकर हम लोग वर्षा के संभावनाओं पर क्या करते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना होगा उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, वर्षा का स्वरूप जान सकते हैं कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, वायु के उषांक बिंदु या वायु का संतृप्त होना। ठीक है, यही से सबसे ज़्यादा मेन होता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग समझेंगे वायु का संघनन, वायु का संघनन। ठीक है, संघनन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडेंसन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ एयर। ठीक है, संघनन किसे कहते हैं, संघनन क्या होता है, जल के गैसीय स्वरूप से अर्थात जलवाष्प का जल के गैसीय स्वरूप से तरल अवस्था या ठोस अवस्था प्राप्त करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, ये संघनन कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ये संघनन कई प्रकार से होता है। अभी हमने यहाँ पे बताया था कि संघनन के कई सारे स्वरूप होते हैं। ये कई, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे जलवाष्प ऊपर उठती है, जलवाष्प ऊपर उठती है तो क्या होती है, ठंडी होती है, ठंडा होकर क्या होती है, संघनन होता है। तो संघनन की दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है अगर फ्रीजिंग पॉइंट से यानी हिमांक बिंदु से अर्थात 0 डिग्री से कम हो, अगर संघनन की क्रिया हिमांक बिंदु से अर्थात 0 डिग्री से कम तापमान पर होता है, तब इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा ओलावृष्टि होता है, इसके द्वारा ओलावृष्टि होता है, तुषार होता है, हिमपात होता है, स्नोफॉल हिमपात होता है, आदि क्रियाएं होती हैं, या हिमकण के रूप में वर्षा होता है आदि। ठीक है, वहीं जब हिमांक बिंदु से ज़्यादा तापमान यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तब इसके द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, कुहासा होता है, धुंध बनता है। ठीक है, आदि। यानी यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ जाना कि संघनन के द्वारा भी दो क्रियाएं होती हैं। यानी अगर हिमांक बिंदु से कम पे होगा तो इसके द्वारा क्या होता है, ओलावृष्टि, तुषार और हिमपात की क्रिया होगी। इसके अंतर्गत एक होता है पाला भी बोला जाता है, तुषार को ही पाला बोला जाता है, इंग्लिश में फ्रॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ओलावृष्टि, तुषार, हिमपात की क्रिया होगी। वहीं जब हिमांक बिंदु से ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर संघनन होता है तो इसके द्वारा क्या होता है, बादल होता है, वर्षा होता है, कुहासा होता है, धुंध होता है और धुआंरे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये समझें। तो फिर से हम लोग देखेंगे, इस ग्राफ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि धरातल पर क्या है, सबसे पहले हवाएं
कब गर्म होती हैं? जब सूर्य का टेम्परेचर यहाँ पे पड़ता है, सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो हवाएं गर्म होती हैं। गर्म होकर क्या होती है? हल्की होती है तथा ऊपर उठती है। ऊपर होने के बाद, ऊपर उठने के बाद ताप ह्रास दर के माध्यम से वहाँ पे क्या होता है? तापमान में कमी होता है। तापमान में कमी होने की वजह से क्या होते हैं? हवाएं ठंडी होती हैं। हवाएं ठंडी होने की वजह से संघनन की क्रिया होती है। संघनन में दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है हिमांक से ज़्यादा, हिमांक से ज़्यादा तथा हिमांक से कम। ठीक है, तो यहाँ पे होता है एक पे बर्फ की बरसात होता है और एक पे क्या होता है? जल की बूंदों के रूप में वर्षा होती है। ठीक है, फिर यही बादल का स्वरूप होता है, बादल का निर्माण होता है। यही छोटे छोटे जल के कण या छोटे छोटे जल के हिम के कण जब आपस में समूह के रूप में इकट्ठे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। ठीक है, तो संघनन की क्रियाएं किससे द्वारा निर्धारित हो रही हैं? जलवाष्प की मात्रा से। और जलवाष्प किससे निर्धारित हो रहा है? टेम्परेचर से। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि बादल का निर्माण कैसे होते हैं, बादल के द्वारा कितने प्रकार के होते हैं तथा ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तथा कहाँ पे वर्षा किस प्रकार की होती है। ठीक है।